आज हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में और स्पेसिफिकली नी स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। हम सभी लोगों ने स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। सो इफ़ यू डिफाइन स्पोर्ट्स इंजरी, दैट मीन्स एनी इंजरी विच कैन अकर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स रिजेंबलिंग एक्टिविटी। स्पोर्ट्स रिजेंबलिंग एक्टिविटी मीन्स खेल जैसी एक्टिविटी के दौरान लगने वाली चोटें। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कभी टू व्हीलर एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी सीढ़ियों से पैर स्लिप हो सकता है। सो एनी इंजरी वेयर योर लिगामेंट और मसल्स आर इंजर्ड, दे आर टिपिकली नोन एज स्पोर्ट्स इंजरीज। कुछ चैलेंजिंग स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, इनमें स्पोर्ट्स इंजरी अधिक होती है। रेसलिंग में स्पोर्ट्स इंजरी काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। तो हम लोग आज बात करेंगे नी की स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में। So to understand knee sports injuries, first we should know what is the normal structure of a knee joint. So here's a model which will help you to understand knee structure better. So you can see this is the thigh bone, we call it femur. This is the leg bone, we call it tibia. And these structures, these are elastic like structures known as the ligament. इसी तरह से जोड़ के अंदर inside the joint we have two ligaments. This is the front ligament known as anterocruciate ligament or the ACL. This one is the back ligament known as the PCL, posterior cruciate ligament. Apart from that, this is a smooth structure, smooth covering over the joint, over the thigh bone known as cartilage. ये एक चिकनाई का कवरिंग होता है और जॉइंट के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। दिस इज अ क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज मेनिस्कस। तो कॉमनली जो घुटने में स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं वो होती हैं लिगामेंट का टूटना या गद्दी का फटना। अब सवाल ये होता है कि लिगामेंट इंजरी कैसे होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आपका पैर यदि स्थिर है और शरीर इस तरीके से घूम रहा है तो ये इलास्टिक जैसा स्ट्रक्चर विच इज नोन एज लिगामेंट कैन बी स्ट्रेच्ड अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट। यदि मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा उसका स्ट्रेचिंग होता है सो द कंडीशन इज नोन एज लिगामेंट टियर। मतलब कि इलास्टिक को यदि उसकी क्षमता से ज़्यादा खींचा जाए सो दिस इज नोन एज लिगामेंट टियर। यदि चोट लगते ही आपको घुटने के ऊपर बहुत बड़ी स्वेलिंग आती है जैसा कि हम लोग इस फोटो में देख रहे हैं, सो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिम्टम। ऐसा यदि इतना सूजन आपको इस जॉइंट में दिखता है तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेरी आनी चाहिए कि ये सस्पेक्टेड लिगामेंट इंजरी हो सकती है। यदि आप इंजरी के बाद में इमीडिएटली खड़ा होने का कोशिश करते हैं और आप गिर जाते हैं सो दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कन्फर्मेटिव ऑफ ए लिगामेंट इंजरी। जैसे कि आपको चोट लगी, आप गिरे और आपने दोबारा बिना किसी सहारे के खड़ा होने का कोशिश किया और आपको दोबारा गिरने का डर लगा या ऐसा लगा कि घुटना निकल जाएगा, तो ये लक्षण बहुत अलार्मिंग सिम्टम होता है। एक्सेसिव सूजन आना, इंस्टेबिलिटी, ये लिगामेंट इंजरी के कॉमन सिम्टम होते हैं। इसके अलावा जब भी ट्विस्टिंग होता है तो आपके गद्दी में, मतलब कि मेनिस्कस में, विच इज नोन एज कुशन ऑफ द जॉइंट, देयर कैन बी ए इंजरी। अब लिगामेंट इंजरी के साथ में हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि मेनिस्कस इंजरी के सिम्टम क्या होते हैं। यदि आपके जोड़ में कुछ अटकता हुआ महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप घुटने को सीधा करने का कोशिश कर रहे हैं और वो अटक रहा है, लॉकिंग, द सिम्टम इज नोन एज लॉकिंग। सो इफ लॉकिंग इज देयर देन दिस सिम्टम इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कन्फर्मेटिव ऑफ अ मेनिस्कस टियर। तो हम लोगों ने अब तक ये समझा कि जब भी एक्सेसिव ट्विस्टिंग इंजरी होती है किसी भी कारण से, स्पोर्ट्स के कारण से या हमारी दिनचर्या के किसी एक्सीडेंट के कारण से एक्सेसिव ट्विस्टिंग इंजरी होती है तो उसमें लिगामेंट या मेनिस्कस का इंजरी हो सकती है। यदि ये इंस्टेबिलिटी का सिम्टम, मतलब आपका पैर किसी भी उबड़ खाबड़ जगह पड़ता है और आपको लचक आती है, तो ये सिम्टम एक टिपिकल लिगामेंट इंजरी का सिम्टम होता है। ऐसे सिम्टम को कभी भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। थाई का पतला होना, ये एक लिगामेंट इंजरी का इंडिकेटर होता है। जहाँ पे हम लिगामेंट इंजरी को शुरुआत में ध्यान नहीं देते और उसको लंबे समय तक खींचते जाते हैं तो वो केसेस में जोड़ में घिसावट जैसे सिम्टम भी आने लग जाते हैं और आप ये मान लीजिए कि यंग एज के खिलाड़ियों के भी या यंग एज के व्यक्ति के भी घुटने के अंदर ओल्ड एज जैसे सिम्टम आने लग जाते हैं। तो ये सब आपको बताने का पर्पज़ ये है कि जब भी लिगामेंट इंजरी होती है हमें उसे बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। पार्शियल लिगामेंट इंजरी के अंदर यदि हम इसके आगे बढ़ के अब इसका ट्रीटमेंट का बात करें तो पार्शियल लिगामेंट इंजरी मतलब लिगामेंट के यदि सिर्फ
थोड़े हिस्से में डैमेज हुआ है तो हम कुछ कसरतों के द्वारा उस तकलीफ से रिकवर कर सकते हैं। यदि लिगामेंट कंप्लीटली टूटा हुआ है और हमको लचक आने के सिम्टम बार बार आते हैं तो उसका इलाज दूरबीन के द्वारा जोड़ रोगों की चिकित्सा मतलब आर्थ्रोस्कोपी से किया जा सकता है। आर्थ्रोस्कोपी के परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, उससे अधिकतर खिलाड़ी अपने स्पोर्ट्स कैरियर को रिज्यूम बैक कर सकते हैं। इसी तरह से यदि मेनिस्कस की इंजरी होती है, मामूली इंजरी होती है, तो उसको कुछ गोली दवाई से हम लोग उसका इनिशियल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट यदि लॉकिंग जैसे सिम्टम आते हैं या इंजरी अधिक होती है तो अगेन उसका आर्थ्रोस्कोपी से या तो उसका रिपेयर किया जाता है या मेनिस्कस के फटे हुए हिस्से को निकाल के उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि घुटने के अंदर स्पोर्ट्स इंजरी, लिगामेंट इंजरी और मेनिस्कस इंजरी किस तरह से हो सकती हैं और उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है और आगे चल के हमको उसका क्या इलाज करना पड़ता है। दो और ज़रूरी बातें जो हम लोगों को समझना चाहिए कि यदि किसी स्पोर्ट्स फील्ड में ऐसा इंजरी होती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। सो उसके लिए एक डिफाइंड प्रोटोकॉल है, वी कॉल इट राइस प्रोटोकॉल, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो जब भी स्पोर्ट्स फील्ड में ऐसी चोट लगती है और इतना सूजन आती है तो कभी उस पर मालिश नहीं करना चाहिए, कोई उस पर वार्म एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, उस पर बर्फ़ का सेक हम लोगों को करना चाहिए, वी कॉल इट आइस कंप्रेशन। इसी सब्जेक्ट में हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर होते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। पहला चीज़ ये होती है कि कितने पेशेंट ये पूछते हैं कि सर लिगामेंट इंजरी कंप्लीट लिगामेंट टियर है तो क्या वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं आज आप लोगों को ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी से कभी भी लिगामेंट को नहीं जोड़ा जा सकता। मैंने जैसा कि टॉक में आपको पहले बताया कि यदि पार्शियल लिगामेंट इंजरी होती है मतलब लिगामेंट के कुछ हिस्से में डैमेज होता है तो वो मांसपेशियाँ जो कि लिगामेंट जैसा वर्क करती हैं, मतलब आपका एंटी क्रूशिएट लिगामेंट यदि चोटग्रस्त है तो आपको हैमस्ट्रिंग मतलब जांघ के पीछे की मांसपेशियों को यदि आप ताकत देते हैं तो वो लिगामेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि फिजियोथेरेपी उस लिगामेंट को हील कर सकती है। इसी तरह से यदि कंप्लीट लिगामेंट टियर है तो किसी किस्म का फिजियोथेरेपी उसमें मदद नहीं कर सकता। इसलिए लिगामेंट इंजरी का जो डिसीजन होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए। यदि पार्शियल लिगामेंट टियर है, आप कोई बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, घुटने का डिमांड इतना अधिक नहीं है, तो फिजियोथेरेपी आपको मदद कर सकती है। उस केसेस में हम लोग को सीधा सर्जरी में नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यदि लिगामेंट पूरी तरह से चोटग्रस्त होता है तो उसमें फिजियोथेरेपी का ट्रायल नहीं करना चाहिए, नहीं तो जॉइंट में हम लोगों को डैमेज हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि पेशेंट्स हमें ये पूछा करते हैं कि सर इसमें कितना % रिकवरी होगा, सर क्या गारंटी है। तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी सर्जरी की कभी कोई गारंटी नहीं होती है। सर्जरी इज़ ऑलवेज टू रिकवर यू फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो सर्जरी से आपकी जो वर्तमान अवस्था होती है उससे आप बहुत अच्छा रिकवरी में जाते हैं, बहुत अच्छा आगे जाते हैं, जोड़ में स्थिरता आती है। और इस बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि बहुत फेमस लोगों के लिगामेंट इंजरीज़ हुई हैं, नी के स्पोर्ट्स इंजरीज़ हुई हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको रिकवर किया है। आप लोगों ने युवराज सिंह का नाम सुना होगा, उनके घुटने के लिगामेंट की इंजरी हुई है। टाइगर वुड्स जो कि बहुत ही फेमस गोल्फर हैं, उनके घुटने के एंटी क्रूशिएट लिगामेंट का सर्जरी हो चुका है। तो बहुत फुटबॉल में ये बहुत कॉमन होता है, बहुत फेमस फुटबॉलर्स के नी के लिगामेंट का सर्जरी हो चुका है एंड दे रिज्यूम बैक टू देयर स्पोर्ट्स अगेन आफ्टर दीज काइंड्स ऑफ सर्जरीज। तो इन दिस टॉक वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉमन क्वेश्चंस जो कि पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो उसमें क्या होता है, किस तरह से होती है, कितना स्टे होता है। तो आज हम उन सभी विषयों पे बात करेंगे। पहला सवाल जो कि बहुत कॉमन होता है कि ये सर्जरी किस तरह से की जाती है। इफ़ आई टॉक अबाउट 2 कॉमन सर्जरीज, वन इज़ लिगामेंट, एंटी क्रूशिएट लिगामेंट एंड द मेनिस्कस। तो एंटी क्रूशिएट लिगामेंट जैसा कि हमने पिछले टॉक में बात किया था कि जब भी एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होता है, एक्सेसिव ट्विस्टिंग होता है, लिगामेंट का एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होता है तो लिगामेंट ज़रूरत से ज़्यादा खिंच के एक तरह से डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यदि हम इलास्टिक को ज़्यादा खींचते हैं तो वो बेकार हो जाती है। तो सिमिलरली जब भी ट्विस्टिंग इंजरी होती है तो घुटने के लिगामेंट में ओवर स्ट्रेच करके ये इंजरी हो सकती है और उसका परिणाम ये होता है कि वो लिगामेंट नॉन फंक्शनल हो जाता है। मेडिकली उसे बोलें तो दिस इज लिगामेंट टियर, लिगामेंट का टूटना। सो नाउ व्हाट इज द रेमेडी?
If there is a complete ligament tear, then the surgery would be arthroscopic ligament reconstruction. मतलब वो लिगामेंट रिपेयर नहीं हो सकता है, हमें उसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. सो व्हाट वी मीन विद द रिकंस्ट्रक्शन? रिकंस्ट्रक्शन मीन्स आपके शरीर में से मांसपेशी लेके उसका लिगामेंट बना के पुराने लिगामेंट की जगह पे उसको लगाया जाता है. सो द प्रोसीजर इज नोन एज आर्थ्रोस्कोपिक लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन. और ये जो पूरा सर्जरी होता है ये दूरबीन की मदद से किया जाता है, आर्थ्रोस्कोप से किया जाता है, जिससे कि जॉइंट को उसमें बहुत ज़्यादा खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता. सिर्फ 2 या 3 होल से ये सर्जरी की जा सकती है. दूसरी बात इसमें हम लोगों से पूछी जाती है कि इसमें किसी किस्म का कोई इम्प्लांट लगाया जाता है क्या? तो इसका जवाब है यस, ऑफ कोर्स यूज इम्प्लांट्स फॉर दैट. और वो इम्प्लांट 2 तरह के होते हैं. एक तो उसमें बटन होता है जो कि थाई बोन यानी फीमर की तरफ लगाया जाता है, और एक स्क्रू होता है जो कि जनरली एब्जॉर्बेबल होता है, मतलब वो शरीर में पिघल के ख़त्म हो जाता है. ये इम्प्लांट्स का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि जो लिगामेंट मतलब मांसपेशी का जो लिगामेंट हमने आपके शरीर में लगाया है, इनिशियली यूनियन होने तक वो अपनी जगह पे स्थिर रहे. यूनियन से हमारा मतलब ये होता है कि जब हड्डी से उस लिगामेंट में सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, मतलब हड्डी एक तरह से उस लिगामेंट को पकड़ लेती है, तो वो लिगामेंट वैसे एक्ट करता है जैसा कि हमारा प्रीवियस लिगामेंट था. तो इसका समय सीमा क्या होती है? जनरली एक लिगामेंट को सामान्य यूनियन में 6 हफ्ता यानी कि 1.5 महीने का समय लगता है. 6 महीने में इसमें स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती है और 10 से 12 महीने में इसमें स्ट्रेंथ में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है. तो एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ACL एंटी क्रूशिएट लिगामेंट सर्जरी के बाद का एक जो सामान्य प्रोटोकॉल होता है कि 6 हफ्ते तक हमको ब्रेस बांध के रखना होता है, 6 महीने हल्का स्पोर्ट्स आने में लगते हैं, और फुटबॉल जैसा स्पोर्ट्स के लिए हमें लगभग 10 महीने का समय इसमें लगता है. ये इसका सामान्य प्रोटोकॉल होता है. एक सवाल और हमसे बार बार पेशेंट्स के द्वारा पूछा जाता है कि किसी फिजियोथेरेपी की इसमें आवश्यकता पड़ती है क्या? यस, ऑफ कोर्स इसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और सही तरीके से फिजियोथेरेपी इसमें होना अत्यधिक आवश्यक होता है. डे 1 से ही फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा आपको घुटना 0 to 90 डिग्री 90 डिग्री तक इसमें मोड़ दिया जाता है और आपको फर्स्ट डे ही खड़ा करके वॉकर की सहायता से चलाया जाता है. हालांकि ये प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड नहीं होता, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और डिपेंड करता है कि यदि लिगामेंट के साथ में मेनिस्कस का भी सर्जरी होता है या 2 लिगामेंट का सर्जरी होता है तो ये प्रोटोकॉल में थोड़ा सा वेरिएशन होता है. तो एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद में किस तरह से क्या क्या होता है. तो पहला सवाल ये होता है कि सर्जरी में कितना समय लगता है, OT में किस तरह से रहना पड़ता है, उसके बाद में क्या कहाँ पर शिफ्टिंग होती है. तो पहला सवाल जो कि बहुत कॉमन है, सर्जरी में कितना समय लगता है. तो आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत लंबी सर्जरी नहीं होती है. जनरली सर्जरी टेक्स अराउंड 30 to 40 मिनट्स इन नॉर्मल प्रोसीजर, बट कई बार कुछ चैलेंजिंग केसेस होते हैं उसमें इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है. बट ओवरऑल OT टाइम इज से 2 to 3 आवर्स, क्योंकि सर्जरी से कुछ समय पहले पेशेंट को OT में लिया जाता है, प्रिपरेशन की जाती है. सर्जरी के बाद भी ड्रेसिंग करने के बाद ही पूरी तरह से नॉर्मल होने के बाद पेशेंट को OT से शिफ्ट किया जाता है. सो दिस इंटायर प्रोसीजर में टेक अराउंड से 2 to 3 आवर्स. जनरली ये जो सर्जरी होती है ये 2 तरह के एनेस्थीसिया में की जाती है. या तो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, मतलब आपके कमर से नीचे के हिस्से को सुन्न करके सर्जरी को किया जाता है. इस तरह के एनेस्थीसिया में पेशेंट अवेक होता है और उनका सिर्फ नीचे का हिस्सा सुन्न होता है. दूसरा, कुछ पेशेंट में कई बार पूरी तरह से उनको बेहोश करके, जिसे हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, उसमें ये सर्जरी की जाती है. सर्जरी के बाद में लगभग 2 घंटे पेशेंट को रिकवरी ICU में रखा जाता है, जिससे कि जो उनको पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट है उसके दौरान उनका विशेष ध्यान रखा जा सके. और वहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट होती है, एक्स्ट्रा केयर होती है, जिससे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को हम लोग स्पेसिफिकली विशेष रूप से हम उनका ध्यान रख सकते हैं. 2 घंटे के बाद में जब हमारे पेशेंट थोड़ा सामान्य हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा पेन कम हो जाता है
और वो थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, तब उनको रेस्पेक्टिव वार्ड या रूम में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे ट्रेंड ड्यूटी रेजिडेंट उनको केयर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कंसल्टेंट यानी कि हम लोग जो सर्जरी करते हैं उनको भी वहाँ पे आके हमारे पेशेंट्स को हम वी टेक केयर ऑफ देम। पहले दिन यानी कि जैसे आज सर्जरी हुई है तो कल वो पेशेंट का ड्रेसिंग होता है, मतलब जो बल्कि ड्रेसिंग है उसको हटा के बिल्कुल पतली ड्रेसिंग कर दी जाती है। उनके जॉइंट में एक ड्रेन डाला जाता है, ड्रेन मतलब एक ट्यूब डाली जाती है जो कि सर्जरी के बाद निकलने वाले गंदे खून को ड्रेन आउट करती है, तो उस ड्रेन को निकाल दिया जाता है। पहले दिन ड्रेसिंग को बिल्कुल पतला कर दिया जाता है। और यदि सर्जरी सिर्फ एंटीक्रूशिएट लिगामेंट की हुई है तो अधिकतर केसेस में घुटने को 0 to 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री तक मोड़ा जाता है और वेट डाल के खड़ा करके उनको चलाया जा सकता है। तो ये पहले दिन का प्रोटोकॉल होता है। और यदि पेशेंट ये सारे काम प्रॉपर्ली कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे मीन्स डे आफ्टर द सर्जरी, नेक्स्ट 2 days आफ्टर द सर्जरी पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज इन नॉर्मल कोर्स। बट ये डिस्चार्ज डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, आप कितना पेन फ्री हैं। सो आई कैन से 90% ऑफ द पेशेंट ऑफ एंटीक्रूशिएट लिगामेंट surgery they can be discharged after 2 days of their primary surgery। अब सवाल ये आता है कि जब आप यहाँ से डिस्चार्ज होके जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात, जो भी आपको सर्जन द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आपको ये बताया जाता है कि आपको पैर पे पूरा वजन डालना है, पार्शियल वेट बेयरिंग करनी है या सिर्फ टो टच वेट बेयरिंग करनी है, घुटना कैसे मोड़ना है, सहायता से मोड़ना है या बिना सहायता से मोड़ना है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी ड्रेसिंग को किसी भी हालत में गीला नहीं करना चाहिए, ब्रेस खोल के आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत क्लियर और स्पेसिफिक इंडिकेशन आपको देते हैं। जनरली डे 1 से ही आपको एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंट करना चाहिए और फिजियोथेरेपिस्ट और ऑपरेटिंग सर्जन के बीच में कोई गैप नहीं रहे, इसके लिए आपको दोनों के बीच में एक संवाद स्थापित करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट अपना एक प्रोटोकॉल चलाते हैं जबकि सर्जन को ये पता होता है कि एग्जैक्टली आपके लिगामेंट की क्या स्थिति है, तो दोनों के बीच में एक संवाद हमेशा होना चाहिए। 10 से 12 दिन के बाद में लगभग टाँके निकाले जाते हैं, तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल में दोबारा बुलाया जाता है, सर्जन आपको चेक करते हैं, पर आपका फिजियोथेरेपी का प्रोटोकॉल वही रहता है जो कि आपको डे 1 पे बताया जाता है। लगभग 3 वीक पे जो आपको इनिशियली लॉन्ग नी ब्रेस लगाया था उसको हटा के शॉर्ट नी ब्रेस मतलब छोटा पट्टा लगा दिया जाता है और आपको स्टिक पे शिफ्ट कर दिया जाता है। लगभग 6 हफ्ते पे ये सारे सपोर्ट हटा दिए जाते हैं। बट प्लीज डू रिमेंबर व्हेन आई एम सेइंग लगभग, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कैलेंडर प्रोटोकॉल, सो दिस विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ रिकवरी यू आर हैविंग। आपका रिकवरी किस तरह से चल रहा है, यदि आपका रिकवरी धीमा चल रहा है तो ये प्रोटोकॉल थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। और उसके बाद में आपको सर्जन के और फिजियोथेरेपिस्ट के निर्देशन में ही आगे के काम करने चाहिए और आपके फिजियोथेरेपिस्ट को हमेशा सर्जन से पूछ के ही आगे का कोई स्टेप चलाना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में जब भी कोई गैप होता है उससे आपको किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, आपको 2 व्हीलर चलाना, तेज़ी से सीढ़ियों पर चलना या स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज़ जब भी करनी होती हैं, आपको अपने सर्जन से डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहिए और उसकी परमिशन से ही आपको दोबारा ये एक्टिविटीज़ करनी चाहिए।